हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ये पार्ट 2 है। सो देखिए, व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। टेम्पल्स को ही टारगेट क्यों किया जाता था? इसीलिए इसके कई कारण हैं और उनमें से कुछ कारण ये हैं कि जो राजा होता था वो टेम्पल्स बनाता था अपने उसके जो भगवान हैं उनके प्रति डिवोशन दिखाने के लिए, दूसरा अपनी पावर और वेल्थ को शो करने के लिए। तो उनसे जलने वाले जो दूसरे राजा होंगे वो इस राजा पे अटैक करके इसके टेम्पल्स को भी टारगेट करते थे, क्योंकि ये टेम्पल्स इनकी पावर को शो करता था। इनका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अर्ली 9th सेंचुरी की बात है। पंड्या डायनेस्टी के किंग हुए श्रीमरा श्रीवल्लभा। इन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया और श्रीलंका के जो राजा सेना वन इनको हरा दिया। और धम्मकिति नाम के जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क है, ये बोलते हैं कि स्टैचू ऑफ बुद्धा जो थी, जो पूरी गोल्ड की बनी हुई थी और बहुत सारे जो वैल्यूएबल चीज हैं इस ज्वेल पैलेस में लगे हुए थे, वो सारी चीजें जब्त कर ली किसने? पंड्यन किंग ने। एंड ये सब हो गया। अब क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं सिन्हलीस रूलर की प्राइड को लग गया। उनको ये बात लग गई कि ऐसे कैसे हम पे आक्रमण हो गया। तो अब जो सिन्हली, क्योंकि सिन्हली एक भाषा है, श्रीलंका में यही बोली जाती है, यहाँ के लोगों को सिन्हलीस बोला जाता है। तो यहाँ पर अब दूसरा राजा आया सेना 2। पहले सेना 1 को तो हरा दिया, अब सेना 2 आ गया है बदला लेने। अब बदला लेगा ये कैसे कि जो कैपिटल है, राजधानी है पांड्या लोगों की, मदुरई, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता था। जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर हैं उन्होंने नोट किया कि जो एक्सपीडिशन बने उसमें स्पेशल एफर्ट लगाया गया था सेना 2 के द्वारा कि हम कैसे भी करके अपनी गोल्ड स्टैचू जो बुद्धा जी की है उसको वापस लाए। इसी प्रकार का एक और केस हुआ था 11th सेंचुरी में, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, चोला वंश के राजा थे राजेंद्र वन। इन्होंने एक शिव टेम्पल बनवाया था अपनी राजधानी के अंदर, जिसको इन्होंने प्राइज स्टैचू से, जो काफी कीमती स्टैचू से हैं, जो ये जब्त करके आया था दूसरे शासकों को हरा के, उससे भर दिया था। अब वो क्या क्या चीज थी? एक सन पेडेस्टल था जो कि ये चालुक्य वंश को हरा के लाए थे। गणेश जी का स्टैचू था और भी बहुत सारे स्टैचू थे, दुर्गा माँ के। एक नंदी जी का स्टैचू था, ये ईस्टर्न चालुक्य से लाए थे। भैरवनाथ जो कि शिव जी का एक स्वरूप है, रूप है। एंड भैरवी फ्रॉम कलिंगास ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा को पहले क्या बोला जाता था? कलिंग ही बोला जाता था। तो कलिंग वंश से, कलिंग जगह से ये राजाओं को हरा के भैरव और भैरवी की मूर्तियों को लेके आए। काली जी का जो स्टैचू है वो जो पाला डायनेस्टी थी बंगाल की, वहां से लेके आए। इसके अलावा सुल्तान महमूद ऑफ गजनी भी आया, ठीक है, जो राजेंद्र वन के ही समय था। इसकी कैंपिंग के दौरान, कहाँ कैंपिंग था इसका? हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर कैंपिंग था। इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया और राजा जो जिन्होंने मंदिर बनवाए थे उनको हराया। पूरी वहां की जो भी मंदिरों में वेल्थ थी, मूर्तियां थी, सोने की, हीरे जड़े हुए, सब चुरा ली इसने, तहस नहस कर दिया बाकी सारा मंदिर। सुल्तान महमूद कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था उस टाइम का, बट इसने जो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करा था, स्पेशली सोमनाथ के जो मंदिरों को इसने डिस्ट्रॉय किया था। आपको अगर पता हो बेटा, सोमनाथ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और काफी प्रसिद्ध मंदिर है, काफी सुंदर अलौकिक मंदिर है, जिसको इसने तहस नहस किया। एंड ये क्या चाहता था? ये क्रेडिट चाहता था कि मैं हीरो ऑफ इस्लाम हूँ, इसलिए बाकी सारे मंदिरों को मैं तोड़ रहा हूँ। इस तरह की अपनी छवि बनाना चाहता था, जिसके कारण ये मंदिरों को तोड़ता रहता था। इसके अलावा in the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the palaces of worship of defeated rulers. तो इस टाइम पे जो मिडिल एजेस में राजा लोग यही करते थे कि जिस भी राजा को हराते थे उसके जो मंदिर हैं बनवाए हुए उनको तोड़ देते थे। देखिए, गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। गार्डन आप जानते ही हैं, टॉम्ब मतलब मकबरा, जहां मरने के बाद किसी भी इंसान को, स्पेशली राजाओं को दफनाया जाता था, उन्हीं के टॉम्ब बनवाए जाते हैं। और फोर्ट्स, बड़े बड़े किला बनाने की प्रथा थी, चाहे फिर वो राजपूत रूलर हो या फिर मुगल या सल्तनत वाले।
तो मुगल वंश के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा जटिल हो गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर सभी ने कोई ना कोई आर्किटेक्चर बनवाया, कोई ना कोई मॉन्यूमेंट बनवाया, लेकिन स्पेशली शाहजहां ने ज्यादा इंटरेस्ट इन चीजों में दिखाया। शाहजहां का पर्सनली इंटरेस्ट किस किस चीज में था? लिटरेचर में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में। सो इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। तो बाबर की जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी देखो, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, हमने अपनी जो जीवनी है खुद ही लिखी है, ठीक है। लेकिन जो बायोग्राफी होती है वो कोई और लिखता है। तो बाबर ने अपनी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है उसमें उसने बताया है गार्डन्स के बारे में कि किस प्रकार के गार्डन्स वो बनाते थे, कैसा वो रेक्टेंगुलर होता था, कैसा उसका लेआउट होता था, क्या प्लानिंग होती थी, कैसे 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। और इन तरह तरह के जो गार्डन्स होते थे इनको चाहर बाग कहा जाता था। चाहर आप समझ रहे होंगे, 4 क्वार्टर है, वहां से शब्द आगे चाहर बाग, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बनाती हूँ, वेट। देखो कुछ इस प्रकार के होते थे, ये सीधी लाइन जाती थी और फिर एक सीधी लाइन यहाँ जाती थी। तो अब ये जो 4 क्वार्टर बन गए, 1 2 3 और 4, यहाँ होता था इनका गार्डन जो भी इन्होंने उगा रखा है। यहाँ पर ज्यादातर फाउंटेन लगा रहता था और ये बाकी की जो जगह है ये आने जाने के लिए रास्ता होता था। और इसके चारों तरफ भी बाउंड्री होती थी, यहाँ भी आप चल सकते थे। तो कुछ इस प्रकार के चाहर बाग हुआ करते थे। इसके बाद आगे देखिए, बिगिनिंग विथ अकबर, some of the most beautiful चाहर बाग्स were constructed by जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो बहुत सारे चाहर बाग बनवाए गए हैं, कहाँ कहाँ? कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में। एंड बहुत तरह तरह के इनोवेशंस भी हुए। इनोवेशंस मतलब समझते हो, नई चीज, आर्किटेक्चरल इनोवेशंस भी हुए हैं अकबर के समय में। For inspiration, Akbar's architect turned to the tombs of his Central Asian ancestor Timur. ये जो मकबरे बनवाने का काम था, इसकी जो इंस्पिरेशन ली थी अकबर ने, कहाँ से ली थी? अपने वंशज लोगों से ली थी, जो इसके सेंट्रल एशिया के वंशज थे, तिमूर लोग जो थे, ठीक है। अपने पापा के साइड से तिमूर वंश से कनेक्टेड था अकबर, यानी मुगल लोग, तो वहीं से ली थी। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे, जिसको पिश्ताक बोला जाता है पर्शियन भाषा में, बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल। फिगर 10 में देखिए, यहाँ पर आपको एक पेंटिंग दिखाई जा रही है 1590 की। बाबर सुपरवाइजिंग वर्कर्स लेइंग आउट चाहर बाग इन काबुल। यहाँ पर कौन है? ये है बाबर। और बाबर आपको क्या बता रहे हैं? आपको नहीं, मतलब वर्कर्स। ये कौन है? ये है बाबर। और ये वर्कर्स को बता रहे हैं, देखो कुछ इसी प्रकार का है जैसे मैंने आपसे कहा था कि चाहर बाग ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, इस प्रकार से। तो अभी जिस चीज की बात की गई थी कि एक सेंट्रल टावरिंग डोम होगा और पिस्ताक होंगे, ये पहली बार कहाँ देखने को मिला था? तो ये हुमायूं के टॉम में देखने को मिला था। अभी आपको बताऊंगी हुमायूं का टॉम भी। एंड इसको प्लेस किया गया था एकदम सेंटर में, एक बहुत बड़े चाहर बाग के, ठीक है। ये जो ट्रेडिशन में बिल्ड किया गया था, इसको बोलते हैं 8 पैराडाइसेस और हष्ट विशिष्ट। अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, ठीक है। एक सेंट्रल में हॉल बना दिया और उसके आजू बाजू 8 कमरे बना दिए। इस ट्रेडिशन को बोला जाता है 8 पैराडाइसेस और हष्ट विशिष्ट, ठीक है। The building was constructed with red sandstone edged with white marble. कोने पे व्हाइट मार्बल लगा है, वैसे रेड सैंडस्टोन की ये बिल्डिंग बनी हुई है। और शाहजहां के टाइम पे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर को फ्यूज कर दिया एक साथ और एक ग्रांड हार्मोनियस सिंथेसिस बनाई गई। एंड इसके ही समय में हमने बहुत तरह तरह के और बड़े अमाउंट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को देखा है, स्पेशली आगरा और दिल्ली में। जो सेरेमोनियल हॉल्स होते थे पब्लिक प्राइवेट ऑडियंस के, जैसे कि दीवाने खास हो गया, दीवाने खास यानी खास लोगों के लिए है तो ये प्राइवेट हो गया, और दीवाने आम यानी आम लोगों के लिए है तो ये क्या हो गया? पब्लिक हो गया, आम जनता के लिए हो गया। इनको काफी केयरफुली प्लान किया गया था। तो आपसे नॉर्मली कोई पूछे
पूछे दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाया तो आप बता सकते हो शाहजहां ने बनवाया। इनको एक बड़े से कोर्टयार्ड में ही प्लेस करवाया गया एंड दीज कोर्ट्स वर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज 6 हिल सुतून और 40 पिलर्ड हॉल्स। तो इन हॉल के अंदर 40 खंबे बने हुए थे जिनको चेहल सुतून भी कहते थे और 40 पिलर्ड हॉल भी कहा जाता था। अब यहाँ देखिए फिगर 11 में जिस हुमायूं टॉम्ब की बात हुई थी वो टॉम्ब ये है, मकबरा है हुमायूं का। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा, अकबर का पिता। इसका कंस्ट्रक्शन 1562 से लेके 1571 में किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको वाटर चैनल्स दिखाई दे रहे हैं फिगर में? तो जी हाँ, दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये वाटर चैनल्स ही हैं। उस टाइम पे यहाँ से पानी होके गुजरता होगा। अभी फिलहाल में यहाँ पानी नहीं है इसलिए फोटो में भी नहीं दिख रहा, पर जिस टाइम पे ये बनवाया गया होगा उस टाइम पे जरूर इसमें से पानी होके गुजरता होगा, इसलिए ये वाटर चैनल्स हैं। शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था यानी दीवाने आम जो था वो स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया था, एकदम मॉस्क की तरह दिखता था वो। क्यों? क्योंकि जो थ्रोन की जगह थी, ठीक है, उसको एकदम किबला की तरह डिस्क्राइब किया गया था, किबला जैसे शो करने की कोशिश की गई थी जहां पर राजा बैठता है। तो जो लोग भी नमाज पढ़ेंगे राजा की तरफ देखते हुए पढ़ेंगे तो अपने आप को भगवान बताने की कोशिश की जा रही है कुछ, क्योंकि उन्होंने जहां पर लोग आ रहे हैं ऑडियंस हॉल है उसको कैसा बना दिया है मॉस्क की तरह, और जिस डायरेक्शन में लोग बैठ के प्रेयर करेंगे वो डायरेक्शन वहां है जहां पर ये आपका राजा बैठेगा, जो बादशाह बैठेगा। तो कुछ इस प्रकार का है। तो ये जो आइडिया था किंग का अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बताने का अर्थ के ऊपर, ये उनके आर्किटेक्चरल फीचर्स से भी हमें दिखने को मिलता है। ये जो कनेक्शन था रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट के बीच में, इसको काफी ज्यादा एम्फसाइज किया गया था शाहजहां के द्वारा उसके नए बने हुए रेड फोर्ट के अंदर जो कि दिल्ली में है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो एम्परर का थ्रोन था, गद्दी थी रेड फोर्ट दिल्ली में, उसके पीछे एक पियत्रादूरा की सीरीज थी। पियत्रादूरा में क्या होता है? कलरफुल स्टोन्स होते हैं और वो मार्बल और या सैंड स्टोन के ऊपर लगे हुए होते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये चीज हम ग्रीक के जो भगवान है ऑर्फेनोस प्लेइंग द ल्यूट करके एक तस्वीर है या मूर्ति है उसके अंदर भी देख सकते हैं। It was believed that Orpheus' music could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. तो ये माना जाता है कि जो ऑर्फियस का जो म्यूजिक है वो एक खतरनाक राक्षस को भी शांत करवा सकता है। जो कंस्ट्रक्शन था शाहजहां के ऑडियंस हॉल का, ये क्यों करवाया गया था? ताकि जो राजा है कम्युनिकेट कर पाए लोगों से एंड अपना जस्टिस दे सके, इक्वल ट्रीटमेंट दे सके सबको, और जाके पूरे वर्ल्ड में और मतलब उसके आसपास के इलाके में हार्मनी बनी हुई, वर्ल्ड में तो नहीं, जहां तक उसका एम्पायर है वहां हार्मनी बनी रहे। अपने स्टार्टिंग के ईयर्स में शाहजहां का जो कैपिटल है वो आगरा में था, ठीक है, जहां पर जो उसकी नोबिलिटी है उसने भी यमुना नदी के किनारे काफी अपने घर वगैरह बनाए रखे थे एंड यहाँ पर फॉर्मल गार्डन्स भी थे चाहर बाग के फॉर्मेट में, ठीक है। चाहर बाग के बहुत सारे वेरिएशंस हमको देखने मिलते हैं, रिवर के पास भी हैं तो उनको रिवर फ्रंट गार्डन बोल दिया गया है। एंड इन दिस ट्यूलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ चाहर बाग बट एट एज क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर। देखो चाहर बाग के मिडिल में नहीं घर बनते थे लेकिन उसके किनारों में बन जाते थे, नदी के एकदम नजदीक, नदी के किनारे के नजदीक एकदम। देखो शाहजहां ने तब जब ताजमहल का लेआउट बनवाया तो उसमें उसने रिवर फ्रंट गार्डन का यूज किया था, एकदम यमुना नदी के किनारे पर ये है ताजमहल। और यहाँ पर आपको चाहर बाग का भी डिजाइन देखने को मिल रहा होगा। देखो ये एक कट और ये दूसरा कट आ रहा है, ये गार्डन मैं आपको रुको पेन से ही बता देती हूँ। ये देखिए ये आ रहा है एक पानी का चैनल और सेम इसी प्रकार से ऐसे भी एक पानी का चैनल जा रहा है। ये एक गार्डन हो गया इस तरफ, यहाँ पर हो गया गार्डन इस तरफ, यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो ये भी कुछ चाहर बाग टाइप का ही बनाया है इन्होंने। और ये रिवर फ्रंट गार्डन है क्योंकि यहाँ पीछे साइड में आप देखेंगे यहाँ यमुना नदी है। आगे देखिए
और ताजमहल कब कंप्लीट हुआ था? ताजमहल आगरा में, ये तो सभी जानते हैं, 1643 में ताजमहल बनके। फिगर 14 के अंदर हमको दिख रहा है रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा का पूरा मैप दिख रहा है। ये देखिए यमुना नदी बीच से जा रही है, ये जो है ये बीच से जो आपको दिख रहा है ये यमुना नदी है, और इसके इस तरफ ये ग्रीन ग्रीन और दूसरी तरफ ग्रीन ग्रीन गार्डन है। ये पूरा ताजमहल हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो दोनों ही साइड में रिवर के जो नोबल्स लोग थे, इन्होंने अपना गार्डन बना रखा था, गार्डन पैलेसेस बना रखे थे कि गार्डन के अंदर में यहाँ पर पैलेस बने हुए हैं। देखो यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी इस टाइप का ही बना हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का लोगों ने बना रखा था उस टाइम। तो यहाँ फिगर 15 के अंदर हमें 1850 का मैप दिख रहा है शाहजहानाबाद का। ये एम्परर्स का रेजिडेंस कहाँ है इस मैप के अंदर, हमें ये देखना है। तो देखिए आपको सबसे बड़ी चीज क्या दिख रही है, वही ये, दिस इज द एम्परर्स रेसिडेंस। फिर पूछा गया है कि ये सिटी आपको काफी क्राउडेड दिख रही है, तो हाँ आगरा से ज्यादा क्राउडेड दिख रही है, और यहाँ पर भी हमें बड़े बड़े गार्डन्स देखने को मिल रहे हैं ये सारे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको कभी मेन स्ट्रीट दिख रही है, तो ये है मेन स्ट्रीट। दूसरी चीज आपको कहीं मॉस्क दिख रही है, तो ये रही जामी मस्जिद मॉस्क, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना था, फिगर 14 में लिख रहा था कि आपको कंपेयर करना है इस मैप को और जो आगरा वाला मैप था उसको। तो देखो कंपेयर करेंगे तो एक चीज हम देखने को यहाँ मिल रही है कि आगरा में यमुना नदी के किनारे पे नोबल्स को घर बनाने का मौका दिया गया था, मतलब यहाँ पर घर बने हुए थे नोबल्स के, राजा के अलावा भी। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो सिर्फ राजा का घर बना हुआ है दिल्ली के अंदर, सॉरी शाहजहांबाद में, कोई और नहीं है, नोबल्स के घर यहाँ पर नहीं है। तो ये एक अंतर हमें देखने को। तो यहाँ ऊपर में वही बात लिखी गई है जो मैंने आपको बताई थी, बस ये था कि शाहजहांबाद में नोबल्स का घर नहीं था किनारे में, बस उसका जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसको उसने एसेस दे रखा था रिवर का कि रिवर के पास वो रह सकता है, बाकी सबको बोल देता कि आप सिटी से बाहर अंदर जाकर यमुना से दूर जाकर ही अपना सेटलमेंट करिएगा। रीजन एंड एम्पायर को देखेंगे, ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी काफी ज्यादा बढ़ गई थी 8 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में, एंड यहाँ पर एक कंसिडरेबल शेयरिंग हो रही थी आइडियाज की सारे धर्मों के बीच में, ठीक है। जो ट्रेडिशंस थे किसी एक धर्म के, वो अडॉप्ट किए जा रहे थे दूसरे धर्म के द्वारा। विजयनगर में हमने देखा कि जो एलिफेंट स्टेबल्स थे ऑफ रूलर्स के, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे किसके आर्किटेक्चर से, इस आर्किटेक्चर से जो हमें बीजापुर और गोलकोंडा में पाया गया है। अगर हम वृंदावन की बात करें मथुरा के पास, तो यहाँ के मंदिरों में भी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है फतेहपुर सीकरी के मुगल पैलेसेस से। The creation of large empire that brought different regions under their rule helped in the cross-fertilization of the artistic form and architectural styles. तो ये जो बड़ी बड़ी एम्पायर बनी, इससे क्या हुआ कि अलग अलग धर्मों के जो ट्रेडिशंस हैं वो एक साथ आए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ और एक नई आर्टिस्टिक फॉर्म्स भी हमें देखने को मिली हैं यहाँ पर। मुगल रूलर्स जो थे पर्टिकुलरली काफी ज्यादा स्किल्ड थे दूसरे धर्मों का आर्किटेक्चर को अपनाने में, और अपनी खुद की बिल्डिंग्स में भी वो दिखाते थे। बंगाल के अंदर जो लोकल रूलर थे उन्होंने डेवलप किया था एक रूफ जो डिजाइन किया था रिसेंबल करने के लिए एक थैच्ड हट की तरह। मुगल्स लाइक दिस बांग्ला डोम, और मुगल्स को ये जो बंगाल की इस प्रकार का जो वहाँ के लोकल रूलर ने बनाया था थैच्ड हट जैसा, काफी ज्यादा पसंद आ गया। तो ये हम देखने वाले हैं फिगर 11 और फिगर 12 के अंदर चैप्टर 9 के, किस प्रकार से मुगल्स ने भी अपने आर्किटेक्चर में इस चीज का यूज किया है। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वॉज ऑल्सो एविडेंट। In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of architectural styles of Gujarat and Malwa. सेम इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं से ही लिया है, बंगाल से मुगल्स को पसंद आ गया या मुगल्स की चीजें हमें वृंदावन में देखने को मिल रही हैं। अकबर की फतेहपुर सीकरी में हमें बहुत सारी झलक गुजरात और मालवा की आर्किटेक्चरल स्टाइल की देखने को मिलती है। इवन दो जो अथॉरिटी थी मुगल रूलर्स की वो बैंड थी 8th सेंचुरी में, ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुई थी
इनके पैट्रोनेज के अंदर ये काफी ज्यादा अडेप्ट की जा रही थी दूसरे रूलर्स के द्वारा, ठीक है, जहां भी वो अपना किंगडम बसाते थे। फिगर 17 में देखिए, ये पिलर्स हैं जो कि डेकोरेटेड हैं एंड ये रूफ को क्या कर रहे हैं, रूफ को बांध रहे हैं। ये कहाँ का व्यू है, ये है जोधाबाई पैलेस का, जो कि फतेहपुर सीकरी के अंदर है। और इस ट्रेडिशन को कहाँ से लिया गया है, तो गुजरात रीजन के ट्रेडिशन से ये आर्किटेक्चर को अपनाया गया है। इस प्रकार का आर्किटेक्चर जिसके अंदर जो पिलर्स हैं वो डेकोरेटेड होते हैं एंड स्ट्रट्स होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ रूफ, ठीक है, स्ट्रट्स होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ रूफ। चर्चेस दैट टच द स्काईज, देखो 12th सेंचुरी से आगे अगर हम देखें तो एक अटेम्प्ट बिगिन हो गया था फ्रांस में चर्च बनाने का जो लंबे से लंबे हो और हल्के हो, ठीक है, पहले बिल्डिंग की तुलना में। तो ये जो स्टाइल होता आर्किटेक्चरल स्टाइल, इस स्टाइल को बोलते थे गॉथिक। एंड यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया जा रहा था बाय हाई पॉइंटेड आर्क्स, द यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लास ऑफन पेंटेड विद सीन्स ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरेस। तो यहाँ पर ज्यादातर जो सीन्स इसके ऊपर पेंट किए जाते थे वो चर्च से लिए जाते थे, पॉइंटेड आर्च होती थी, स्टेन्ड ग्लासेस का यूज होता था, टॉल स्पाइर्स एंड बेल टावर्स which were visible from a distance were added to the church। तो लंबे लंबे टावर्स यूज करे गए थे। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चर्च ऑफ नोट्रे डेम इन पेरिस, ठीक है, which was constructed through several decades in the 12th and 13th century। तो इस प्रकार की चीजें हैं, हमने देखा बिल्डिंग्स के बारे में और इनके आर्किटेक्चर फॉर्म के बारे में देखा कि कैसे हर धर्म का अपना अपना असर पड़ता है दूसरे धर्म की आर्किटेक्चर पे, ट्रेडिशंस पे। तो अब हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर में जिसमें हम ट्रेडर्स के बारे में जानेंगे, टाउन्स के बारे में जानेंगे, क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।